हेलो। तो गुड मॉर्निंग। और आज का चैप्टर अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है भाई मिनिमम। दो क्वेश्चन आने ही आने, ये मान के चलो। चैप्टर काफी लेंदी है, 95 स्लाइड्स हैं और अगेन हम लोग कोशिश करेंगे 90 मिनट्स मैक्सिमम जाने की कोशिश है। पता नहीं कितने सफल होंगे। एक्चुअली इसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये वाली जो साइड है ना, इसमें इधर है और मुझे बार बार इधर आना पड़ता है इसको चेंज करने के लिए। चलो तो सबसे पहले शुरुआत करंट। करंट क्या है तुम्हारा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। आई एवरेज चाहिए तो तुम क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यहां से तुम क्यू क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी। ये नॉर्मल फॉर्मूले हैं, नॉर्मल चीजें हैं, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। और करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट एम्पियर। यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर। डिनोट किससे करते हैं हम? कैपिटल ए से। आगे बढ़ता हूं, पहला ही सवाल है। अ फ्लो ऑफ 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इन अ कंडक्टिंग वायर कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ। तो मुझसे पूछा है आई। अब आई बराबर मैं नॉर्मली लिख सकता हूं क्यू बाई टी। अब क्यू मतलब होता है चार्ज, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ लिया, इसको क्या लिखेंगे? एन ई अपॉन। उसने बोला इतने इलेक्ट्रॉन हैं पर सेकंड, मतलब टाइम तो 1 हो गया। एन कितना दिया है? 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और यहाँ पे टी कितना आ गया? 1। सवालों में बस बेसिक सवाल होता है। कई बार देखो क्या है ना, पेपर में हर तरह के सवाल होते हैं, तो कई बार बेसिक सवालों में गलती हो जाती है। क्या? यहाँ पर कई बार है ना पर मिनट दे देते हैं, तो सवाल गलत ना होना चाहिए। तो यहां पर यदि मैं देखूं तो ये कितना आ जाएगा? -19 + 7 मतलब -12। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -12 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कई बार जल्दबाजी में हो सकता है -19 + 7 12 लग जाए। तो ये बेसिक टाइप का सवाल था, पहला आसान। अगला सवाल देखो क्या है। एन इलेक्ट्रॉन moves in a circle of radius 0.15 meter with a constant speed of this. What electric current does this correspond to? अब ये सवाल कैसे होगा, सोचो। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ की रेडियस तुम्हारे पास आ गई r। तो अब जब कोई इलेक्ट्रॉन यदि यहां पर घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो अब इसका करंट क्या बनेगा? तो करंट तो मुझे मालूम है I बराबर होगा Q बाई टी। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसे E बाई टी लिख सकता हूं। अब T मतलब टाइम, तो टाइम कहां से निकलेगा? तो टाइम निकलेगा तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? 2πr। v स्पीड यदि है, यदि इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है, तो क्या ये 2πr डिस्टेंस कवर करेगा? भाई सिंपल, तो ev अपॉन 2πr। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, I बराबर ev अपॉन 2πr। या फिर इसे v बराबर हम ओमेगा r लिख दें तो e ओमेगा अपॉन 2π, क्योंकि हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में इसको दे दे। तो अब मेरे पास डेटा है पूरा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया तुम्हारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। v कितना है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2π। और रेडियस कितनी है? 0.15। तो मैं यदि इसको देखूं, कैलकुलेशन बची है बस अब इसके पास। तो पाई है 3.14 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा? 6.28। तो मैं इसे 6.28 लिख दूं, 6.28। अब कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो कहां पर क्या पॉसिबिलिटी है इसकी कैंसलेशन की? या तो मैं पाई के टर्म्स में आंसर छोड़ सकता हूं कि भाई मेरा आंसर पाई के टर्म्स में आ जाए, वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो इसको मैं काटूंगा तो लगभग 10 बार मान लेते हैं, क्योंकि 0.15 है, ये 1.6 है। 10 या 11 बार मान सकते हो। 2 से काटोगे तो लगभग ये 1.8 आ जाएगा। 1 जीरो ये और 6 जीरो ये, 7 जीरो कटेंगी तो -12 ये आ जाएगा। तो 1.8 अपॉन पाई इंटू 10 टू द पावर -12 एम्पियर। अब देखो ये डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिए उसके बेसिस पर। यहां पर मेन चीज क्या है? यहां पर मेन चीज है कि तुम्हें ये रिजल्ट याद होना चाहिए
कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में कितना करंट प्रोड्यूस करता है, तो आएगा EV अपॉन 2πr या फिर E ओमेगा अपॉन 2π। एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में दिया तो E ओमेगा अपॉन 2π हो सकता है, यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। अगला है रेजिस्टेंस। तो अब देखो रेजिस्टेंस की हम बेसिक यदि बात करें तो रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या करता है, अपने आप में से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। तो यहां पर डायमेंशंस निकाल के दिए हुए हैं। तो रेजिस्टेंस के डायमेंशन ओम्स लॉ हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसलिए ओम्स लॉ पे मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो पोटेंशियल अपॉन करंट, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W बाई क्यू इसको लिख दिया, I लिखा, सॉल्व किया और ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। यहां पर ये वोल्ट और इसका A ये स्मॉल आएंगे लेटर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। रेजिस्टेंस फॉर्मूला एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें सिंपल पता है, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम एडजस्ट करते हैं कैसे कि R को लिखा जा सकता है रो और L स्क्वायर अपॉन V। पता है भाई, यहां पर मैंने L से और यहां पर L से मल्टीप्लाई करके इसे बना सकता हूं मैं। दूसरा एक और फॉर्मूला क्या बनता है, दूसरा एक और फॉर्मूला बनता है R बराबर रो V अपॉन A स्क्वायर, रो V अपॉन A स्क्वायर। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो R प्रोपोर्शनल है L बाई A के या L बाई R स्क्वायर के, जबकि इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो R प्रोपोर्शनल है L स्क्वायर के, और इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो R प्रोपोर्शनल है 1 बाई A स्क्वायर या 1 बाई R की पावर 4। R है रेडियस। अब एक्चुअली ये कहानी क्या है, स्ट्रेचिंग की कहानी है कि जब हम किसी कंडक्टर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेंथ के साथ साथ में क्या होता है, उसकी रेडियस कम होती है। मतलब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना बोल देता है कि लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ इज मेड ट्वाइस। तो उस केस में तुम्हें ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करना है। यदि सिर्फ लेंथ दी है तो ये वाला, सिर्फ रेडियस या एरिया दिया है तो ये वाला, और जब दोनों चीजें दे रखी हैं तो ये वाला। अब इसमें रो जो होता है तुम्हारा, रो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। और इसकी जो यूनिट होती है तुम्हारे पास ये क्या आती है, ओम मीटर। क्या आती है, ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और ये ओम मीटर। मतलब कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ यूनिट 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल वाले कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इतना गहराई में हम नहीं उतर रहे हैं, बेसिक चीजें हैं हमें आती हैं। ये स्ट्रेचिंग वाले इस फॉर्मूले पर कौन से सवाल बनते हैं, स्ट्रेचिंग, कौन से सवाल बनते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के। आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखो यहां पर एक सवाल है, सिंपल सवाल, क्या बोला है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब सिर्फ स्ट्रेच किया, लेंथ के डबल कर दिया, तो आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो सिंपल फॉर्मूला मैंने क्या बोला, R प्रोपोर्शनल होगा L स्क्वायर के। तो यहां से आएगा तुम्हारे पास R बाई आर डैश और L बाई एल डैश का स्क्वायर। तो देखो ये तो है 4 ओम, ये R डैश, ये L, ये आएगा 2L, पूरे का करेंगे स्क्वायर। यहां से सॉल्व करना है हमें, L से गया L तो R डैश कितना आ जाएगा 16 ओम। कैसे आया, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये स्ट्रेचिंग वाले सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान से देखना है। अगला सवाल देखो, इस तरह का सवाल, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। क्या है, 3 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया LA 2L A/2 L/2 2A। तो किसका रेजिस्टेंस मिनिमम या किसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम। तो देखो पहला जो आएगा R1 वो आएगा रो L अपॉन A, सही बात है। दूसरा क्या आने वाला है, R2 बराबर रो, लेंथ है 2L और एरिया कितना है A/2, मतलब ये आएगा 4 टाइम्स रो L बाई A। तीसरा क्या दिया है, L/2 और 2A, तो R3 कितना आएगा, R3 आएगा रो L/2 अपॉन 2A,
मतलब ये वाला आएगा रो एल अपॉन 4a। तो आइडियली देखा जाए यहां पर तो देखो सबसे बड़ा है R2, उससे छोटा है R1 और सबसे छोटा है R3। तो R3 की प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ L/2 है और एरिया 2a है। तो मिनिमम पूछा है तो मिनिमम होगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a है, वो वाला मिनिमम। तो ये R3 वाला मिनिमम है, दैट्स इट। हो सकता है मैक्सिमम पूछ ले, कुछ भी इस तरह के सवाल फ्रेम होते हैं रेजिस्टेंस में। अब अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो रेजिस्टेंस जो है वो टोटली 4 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? पहला लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा है तुम्हारा टेम्परेचर और चौथा है तुम्हारा मटेरियल। ठीक है, 4 फैक्टर्स हैं, 2 हमने डिस्कस कर लिए लेंथ और एरिया वाले, तीसरा है टेम्परेचर वाला फैक्टर। मटेरियल वाला फैक्टर तो हमें इतना ज्यादा देखना भी नहीं है। अब देखो कहानी क्या है कि यदि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो कहानी क्या होती है, देखो यहां पर थ्योरेटिकल सवाल बन सकते हैं। यदि प्योर मेटल है तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, बराबर। एलॉयज का भी इंक्रीज होता है लेकिन ये स्मॉल होता है और इररेगुलर होता है। मतलब मेटल्स का तो क्या होगा, लार्ज में इंक्रीज होगा और फेयरली यूनिफॉर्म होता है, बराबर। लेकिन जो एलॉयज हैं तुम्हारा, इंक्रीज तो यहां पर भी होता है लेकिन कंपैरेटिवली क्या होगा, स्मॉल होगा और इररेगुलर होगा। कैसा होगा, इररेगुलर होगा। ठीक है, इसमें यहां पर कुछ मटेरियल दिए गए हैं, जैसे एक दिया गया है यूरेका और एक दिया गया है मैंगनीज। ठीक है, इनका जो रेजिस्टेंस में इंक्रीज होता है वो नेग्लिजिबल होता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, हमें यहां पर याद रखना है। अब इन दोनों में, मेटल में और एलॉयज में, दोनों में ही अल्फा जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव। किसमें किसमें, मेटल में भी और एलॉयज में भी। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट यहां पर, ये किसका है, इलेक्ट्रोलाइट्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स एंड पार्शियल कंडक्टर्स। इनमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, अर्थात इनका जो अल्फा होगा वो तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, बराबर। रीजन क्या है, अल्फा नेगेटिव होने के कारण ये कहानी होती है। तो कई बार ऐसे सवाल यहां पर बन सकते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नीन कहां यूज होता है, मैग्नीन तुम्हारा जो हम पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज करते हैं वहां पर यूज होता है, याद है। खैर, मैथमेटिकल एनालिसिस की यदि मैं बात करूं तो देखो इसका जो एक्चुअल तरीका है वो ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है तुम्हारा R0 और T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है तुम्हारा RT। तो तुम्हारा फॉर्मूला बनता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। एक्चुअल फॉर्मूला तुम्हारा यही है। ठीक है, अब ये जो अल्फा होता है काफी छोटा होता है। यहां पर एक फेमस सा सवाल भी है कि एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ अल्फा इतना दिया गया है। तो जैसे मान लो फाइंड, मैंने यहां पे एक सवाल दिया, इसमें दिया है क्या कोई सवाल, नहीं सवाल नहीं दिया है, तो मैं यहीं पे सवाल एक बता देता हूं। मैंने क्वेश्चन दिया फाइंड टेम्परेचर एट विच resistance become twice of its value at 0 degree Celsius if अल्फा बराबर दिया गया 0.001 पर डिग्री सेल्सियस। तो भैया ये सवाल कैसे होगा, सीधा सीधा तुम्हारा, तो हमने लगाया भैया RT बराबर R0
और 1 प्लस अल्फा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वैल्यू है उसका डबल करना है, मतलब ये हो जाएगा 2r0 बराबर r0 ही रहेगा 1 प्लस अल्फा कितना दिया है 0.001 दिया है इनटू टी तुम्हें निकालना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर देखो r0 से r0 गया तो 2 बराबर आएगा 1 प्लस 0.001 टी। इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 1 तो t बराबर आएगा 1/0.001 दैट इज 1000 डिग्री सेल्सियस। एक बेसिक सवाल मैंने करवाया, लेकिन एग्जामिनर इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हें दूसरी वैरायटी के भी क्वेश्चन मिलते हैं जो शॉर्टकट से हम लोग करते हैं। वो क्या होता है, वो ये कहते हैं हम लोग कि भैया देखो r1 बराबर लिख देते हैं r0 1 प्लस अल्फा t1 और r2 बराबर लिख देते हैं r0 1 प्लस अल्फा t2। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, r0 कट जाता है और उसके बेसिस पर हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं r2 बराबर r1 1 प्लस अल्फा और t2 माइनस t1। देखो ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है इससे जो रिजल्ट आएगा वो अप्रॉक्स रिजल्ट आएगा। कैसा आएगा, अप्रॉक्स। सही रिजल्ट नहीं मिलता है। सही रिजल्ट लाने का तरीका क्या है कि पहले फर्स्ट फाइंड r0, पहले तुम्हें r0 फाइंड करना है और देन फाइंड r2। ये तुम्हारा सही तरीका है, इससे तुम्हें अप्रोक्सीमेट आंसर ही मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या होगा भाई, कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से और कंडक्टिविटी को सिग्मा से। तो कंडक्टेंस जो होगा तो वो होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और ये जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सिंपल चीजें हैं। आगे इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, हो सीमेंस, याद है क्या, ऐसे है ना, वो याद है, ओम का उल्टा। और सेम कंडक्टिविटी में भी निकालेंगे तो इसकी ओम मीटर है तो इसकी क्या आ जाएगी भाई, सिग्मा के लिए हो पर मीटर या सीमेंस पर मीटर। बेसिक है। आगे बढ़ता हूं। देखो ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, PYQ है और इसका रिजल्ट तुम्हें याद रहे तो ज्यादा बेटर है। सवाल क्या है, टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखो दो आइडेंटिकल वायर हैं, तो देखो मेरी पहली वायर ये हो गई, ठीक है, और इसके साथ में मैंने दूसरी वायर यहीं पे ज्वाइंट कर दी यहां से, और ये तुम्हारी दूसरी वायर ज्वाइंट हो गई। क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने बोला है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 उनकी क्या है, कंडक्टिविटी। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, उनकी कंडक्टिविटी है। तो इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या बनेगी, तो देखो इसकी जो कहानी शुरू होती है वो ऐसे शुरू होती है कि देखो इसकी लेंथ है मेरे पास L, इसकी भी लेंथ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी A, इसका भी A। इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R1, तो इसका क्या होगा R2। अब वैसे तो ये सीरीज में जुड़े हैं, मतलब जो टोटल R आएगा वो आएगा R1 प्लस का R। अब R का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R का नॉर्मल फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। लेकिन इस रो को यदि मैं सिग्मा के टर्म्स में लिख दूं तो क्या ये L अपॉन सिग्मा A बन जाएगा बस। तो यहां से हमने लिखा रो और इसकी लेंथ देखो 2L है इक्विवेलेंट की, अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू A बराबर इसका कितना आएगा, ये रो का ही लिख दिया मैंने वापस, 2L अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू A बराबर R1 क्या आएगा, L अपॉन सिग्मा 1A प्लस ये आएगा L अपॉन सिग्मा 2A। इसको करना है सॉल्व करके तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और ये स्टैंडर्ड सवाल है, हो सकता है तुम्हें ये PYQ है 2015 या 16 का PYQ है ये, पर काफी अच्छा सवाल है, वापस आने की पूरी संभावना है वैल्यूज डाल के। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में वही कहानी जैसे हमने कैपेसिटर के लिए करी थी, बेसिक कहानी हमें आती है
उसी को हमको रिपीट करना है। देखो पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब मैं बात कर रहा हूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी कुछ इस प्रकार से चलेगी कि मैंने माना 3 रजिस्टर्स R1, R2 और R3। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इनको यदि मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, 3 वोल्ट की बैटरी, तो अब यहां पर जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा? तो RS जो आएगा वो आएगा तुम्हारा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एलजेब्रिक सम R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट चीज है, इसमें आएगा टोटल करंट जो आएगा वो आएगा V बाई RS, दैट इज V बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो सीरीज में करंट क्या रहने वाला है? सेम। सीरीज में तुम्हारा करंट विल रिमेन कांस्टेंट। क्या बदलेगा? पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस क्या है? V3। तो यहां पर V1 जो आएगा वो आएगा IR1, V2 क्या बनेगा? IR2 और V3 क्या बनेगा? IR। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना? कर सकते हैं। नाउ अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ये कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ये कहेंगे कि 3 रजिस्टर, हम 3 ही बना रहे हैं ताकि समझने में थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट को हम एक साथ देख पाएं। R2, फिर ये है तुम्हारा R3। एक्चुअली क्या है ना, ये फिगर विजिबल नहीं हो पा रहे हैं यदि मैं जब इमेज लेके आता हूं, इसलिए इन सबको मैं हाथ से ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें क्या चलता है? 1 अपॉन RP विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन R3। लेकिन यदि मेरे पास 2 रजिस्टर हैं तो 2 रजिस्टर के लिए RP क्या बनता है? सीधा सीधा R1 R2 अपॉन R1 प्लस का R2। ये सब बेसिक चीजें हैं, हमें सबको आती हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे नहीं आ रही होंगी, है ना? अब पैरेलल में एक खास बात क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप जो है रिमेन्स सेम। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? सेम होगा। तो भैया देखो, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V आएगा, इसके अक्रॉस भी V आएगा और इसके अक्रॉस भी V ही आएगा। अब यहां से मुझे डायरेक्टली करंट मिल सकता है और वो क्या मिलेगा? I1, यहां मैंने माना I2, यहां मैंने माना I3 और यहां से मेरे पास आएगा I। तो I क्या आएगा? तो I तुम्हारा आएगा V बाई RP। और जो I1 वगैरह हैं वो कैसे आएंगे तुम्हारे पास? तो I1 तुम्हारे पास आएगा V बाई R1, I2 आएगा तुम्हारे पास V बाई R2 और I3 जो आएगा वो आएगा V बाई R3। तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इधर ध्यान देने पर मिलेगा, वो ये है कि I1 रेस टू I2 रेस टू I3 प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई R1 रेस टू 1 बाई R2 रेस टू 1 बाई R3। इसमें क्या है ना, कभी कभी करंट डिवीजन के सवाल बनते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक सवाल बताता हूं, यहां पर मान के चलो मेरे पास में ऐसे एक सर्किट दिया है, इसमें 2 ही रजिस्टर दिए गए हैं, सिंपल 2 रजिस्टर पे सवाल करवा रहा हूं। मान लेते हैं ये है तुम्हारे पास में 5 ओम का रजिस्टर, ये है तुम्हारा 10 ओम का रजिस्टर और मैंने बोला यहां से 30 एम्पियर करंट आ रहा है। तो सवाल ये है कि भैया इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना जाएगा यदि मैं इसे I1 बोलूं और इसे I2 बोलूं। तो इसको करने का तरीका क्या है? जैसे मान लो मैंने तो ये 2 ही दिए हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते थे ना, कि 2 से ज्यादा बना दूं, बना ही देते हैं, चलो फिर 2 से ज्यादा बना लेते हैं ताकि एक ही बार में सवाल कंप्लीट हो जाए। मान लेते हैं यहां पर एक रजिस्टर है 5 ओम का, यहां पर एक रजिस्टर है तुम्हारे पास में 10 ओम का
और यहां मैंने ले लिया, कितना ले लूं, 15 ओम ले लूं? मैंने माना यहां से मेरे पास 60 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इसमें कितना जाएगा। यदि मैं इसे I1 नाम दे दूं, इसे I2 नाम दे दूं और इसे I3 नाम दे दूं, इसका करने का तरीका समझ लो, क्या सिंपल तरीका है। तुम्हें लेना है रेसिप्रोकल। तो मैंने लिया I1 रेस टू I2 रेस टू I3 विल बी इक्वल टू 1/R1 रेस टू 1/R2 रेस टू 1/R3, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, 1/5 रेस टू 1/10 रेस टू 1/50। यहां तक क्लियर। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो बाई एलसीएम, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। 5, 10, 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 6 रेस टू, यहां से 3 रेस टू 2, बराबर आ गया। अब तुम्हारा जो I1 आएगा वो पता है कितना आएगा, इनको जोड़ लो। तो ये देखो I1 आएगा 6/6 + 3 + 2 इंटू टोटल करंट 60। कितना हो जाएगा ये, 6 डिवाइडेड बाई 6 और 3 9 और 2 11 इंटू 60, मतलब ये आएगा 360/11 एम्पियर सीधा। I2 कितना आएगा फिर, यहां पर नंबर है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई ये 11 इंटू 60, और I3 कितना आएगा फिर, 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 60। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो पे हमें चलाना होता है। डायरेक्ट करंट डिवीजन का सवाल यहां पर आ सकता है। अब देखो क्या है ना, अब मैंने यहां पे पहले 60 दे दिया, पर अब मुझे यदि इसका पहले से मेरे दिमाग में कैलकुलेशन कर चुका होता तो शायद मैं ये नहीं देता, तब मैं वहां पे 11 22 ऐसा डेटा दे देता। खैर, अगला चलते हैं हम यहां पर, अगला सवाल सीधा। सवाल क्या है, सवाल है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25। वो क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास 4 वायर हैं, सबकी लेंथ सेम है, सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, सबका मटेरियल सेम है, इसका मतलब सबका रेजिस्टेंस सेम है। तो आर के 4 रजिस्टर और इनको लगाया पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आर इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में R/4। क्यों, क्योंकि पैरेलल है और सब इक्वल हैं, तो R/4 सीधा सीधा। और इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, 0.25 ओम। पूछा है व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। देखो ये एक रेजिस्टेंस R का, फिर ये एक रेजिस्टेंस R का, फिर ये एक रेजिस्टेंस R का, और ये एक लास्ट वाला R का। इन चारों को जब लगाया तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया है, 0.25। इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R/4 से, ये आ गया। अब वो कह रहा है, यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहां से मुझे इतना पता लगेगा कि R कितना आ जाएगा, 4 × 0.25 मतलब 1 ओम। सवाल ये है, इन रजिस्टर्स को यदि मैं सीरीज में लगा दूं तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, कितना आएगा, तो सीधा सीधा 1 1 1 और 1 सीधा सीधा 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आसान सवाल होते हैं, बस तुम्हारा थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चूका कि सवाल गलत है। जल्दबाजी में यहां पर क्या हो सकता है मैं बताऊं, कि तुम इसको 0.25 ही ले जाओ और फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 1 आंसर निकाल दो। बहुत हद तक ये संभावना है। या तुम उल्टा कर दो, पहले सीरीज कर दो फिर पैरेलल निकाल दो। कई बार सवाल क्या होता है ना, सवाल वहां पे हमारे पास एग्जाम में प्रेशर इतना होता है ना, हमें कई बार चीजें आती हुई चीजें गलत हो जाती हैं। अगला सवाल देखो। हाँ, इस तरह के सवाल काफी हद तक पूछे गए हैं पहले भी। अब काफी टाइम से नहीं पूछे हैं तो हो सकता है रिटर्न आ जाए इसी पैटर्न पर। सवाल क्या है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 12 ओम पर मीटर। मतलब ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम पर मीटर।
1 मीटर की वायर होती तो रेजिस्टेंस आएगा 12 ओम। इसको हमने बेंड किया है टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो भैया इसको हमने बेंड किया और ये बन गया सर्कल, और इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। सवाल क्या है, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायामेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। तो भैया देखो एक पॉइंट इधर मान लूं और एक पॉइंट इधर मान लूं, तो इसके अक्रॉस तुम्हें रेजिस्टेंस बताना है। तो पहले तो ये देखो, ये जो इतना वाला ऊपर वाला सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी आएगी पाई आर, मतलब 10 सेंटीमीटर है तो ये आएगा 10/100 इंटू पाई, मतलब आ गया पाई/10। और इसकी लेंथ कितनी आएगी, इसकी भी वही आएगी पाई/10। ये क्या आई है लेंथ, ये क्या मिली है मुझे लेंथ। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो इसका रेजिस्टेंस आएगा देखो 12 ओम तो 1 मीटर का है और इसकी लेंथ है पाई/10 मीटर, तो 12 इंटू पाई/10 बराबर, मतलब मैं इसे चाहूं तो लिख सकता हूं 2 से काट लो तो 6 पाई/5 ओम इसका रेजिस्टेंस, और सेम इसका भी कितना आएगा 6 पाई/5 ओम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैंने इन्हें डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जोड़ा है, तो इसका मतलब क्या ये वाला और नीचे वाला पैरेलल होंगे, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दोनों के सेम है मतलब r/2, तो ये आएगा 6 पाई/5 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 पाई/10 दैट इज 0.6 पाई। थोड़ी सी नजर हटेगी, सवाल आसान होते हैं, पैरेलल में ही बनता है ये, इस बात को ध्यान रखना जब सर्कल बना दो। अब लैंग्वेज जो कह रही है वो करते चले जाओ। सवाल में लैंग्वेज क्या बोल रही है, एक वायर जिसकी लेंथ 12 ओम पर मीटर है, मतलब 1 मीटर की वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम है। उसके बाद तो तुमने इसको सर्कल में कवर किया, तो आधा वाला जो इधर का सेक्शन है ये कितने का है, ये तो पाई आर का ही है, तो ये तुम्हें क्या मिली है, ये लेंथ मिली है, और लेंथ से फिर हमने ये रेजिस्टेंस निकाला है, तो 6 पाई/5 दोनों का मिलेगा, ऊपर वाले का भी उतना नीचे वाले का भी उतना। हाँ अब ये हो सकता है कि वो पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से दे दे। कैसे दे दे, मान लो उस सवाल में ऐसे भी तो दे सकता था कि भैया ये तुम्हारा वायर को सर्कल में मोड़ा और उसने बोला कि ऐसे मोड़ा है कि हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। क्या ये संभावना है कि यहां पर ज्वाइंट कर दे, बिल्कुल। तो अब ये 90 डिग्री है तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा r/4, और ये कितना होगा 3r/4 बराबर। तो इस तरह से सवाल यहां पर बन सकते। अगला देखो ये सवाल, अब एग्जामिनर जो है ना सवाल को सीधा सीधा नहीं पूछता है, मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं यहां पे। पहले ये तुम्हारा है PYQ, अब यहां पर जो है ना एक दूसरा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है, ये है तुम्हारा R1 R2 R3, ये है तुम्हारा I1, ये है I2 और ये है I3। कहानी समझ लो कि जब भी सिर्फ 2 ही रजिस्टर हो और पैरेलल में हो तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से भी किया जाता है, देखो इस तरह से। एक तो वो तरीका हो गया जिसमें बहुत सारे रजिस्टर दे, लेकिन सिर्फ 2 ही रजिस्टर हों, ये मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2, यहां से करंट आया I, ये है I1 और ये है I2। तो देखो इसका एक तरीका ये और होता है, I1 जो आएगा वो आएगा R2/R1 प्लस R2 इंटू I। ये क्या लिखा मैंने, जब इसमें का करंट चाहिए तो इसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को न्यूमरेटर में रखो और डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस मार दो, और I2 चाहिए होगा तब क्या लिखूंगा R1/R1 प्लस R2 लिखूंगा, इनटू करूंगा टोटल करंट। ये सिर्फ 2 रजिस्टर होने पर ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। 2 से ज्यादा के लिए तो वो इनवर्स रेशियो का मैंने तुम्हें बताया ही है ना। 2 से ज्यादा के लिए तो हमने वो रेशियो वाला किया ही है, पर 2 ही है, सिंपल इस मेथड से भी हम लोग जा सकते हैं। क्लियर, चलो तो
अब यहां पर देखते हैं कहानी। उसने बोला है ये रेजिस्टेंस ऐसे लग रहे हैं, I3 अपॉन I1 का रेशियो चाहिए, I3 अपॉन I1 चाहिए, तो जाहिर सी बात है मुझे I3 निकालना है। तो I3 क्या लिखा जाएगा, I3 लिखा जाएगा अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर R2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, R2 प्लस का R3 इंटू टोटल करंट आएगा I1। तो अब मुझे बताओ क्या बच गया, I1 को इधर ले आऊं तो ये आएगा I3 अपॉन I1 बराबर R2 अपॉन R2 प्लस का R3। दैट्स द आंसर। बिल्कुल आसान सवाल। ये जो आगे जो R1 दिया है ना, ये सिर्फ ऐसे ही दिया है गुमराह करने के लिए। इस रेजिस्टेंस के होने या ना होने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला सवाल देखो, consider an electric circuit where two resistors of values 10 ohm and 20 ohm are connected in series with a supply of 3 volt। इसका मतलब क्या हो गया, एक रजिस्टर तुम्हारा यहां पर है 10 ओम का और ये वाला है 20 ओम का, यही बोला है 10 ओम 20 ओम, और इनको काई से जोड़ा है, सप्लाई वोल्टेज लगा दी 3 वोल्ट की, तो मैंने ये सप्लाई वोल्टेज भी लगा दी 3 वोल्ट की। फिर उसने क्या बोला है, इसके आगे वो कह रहा है now a capacitor of capacity 5 microfarad is connected in parallel to 20 ohm resistor। इसका मतलब जो तुमने कैपेसिटर लगाया है वो यहां पर लगाया है कितनी वैल्यू का, 5 माइक्रोफैरड का। तुम्हें बताना है फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो बोलो चार्ज कैसे निकाल सकता हूं, यदि इस पे चार्ज चाहिए तो Q बराबर लगेगा मेरा C इंटू, C तो पता है, V चाहिए, इसके अक्रॉस V मतलब क्या 20 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस भी आएगा क्या। अब इसके अक्रॉस कैसे निकालूं, या तो मैं रेजिस्टेंस के डिवीजन से निकाल सकता हूं, इधर में 10 ओम है इधर में 20 ओम है और ये कितना है 3 वोल्ट, अर्थात यहां पर आएगा 1 वोल्ट और यहां पर कितना आएगा 2 वोल्ट। पर क्योंकि ये 10 और 20 है रेशियो भी उतना ही है इसलिए, अदरवाइज मैं निकाल रहा होता 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20 इंटू 3, यहां से देखो ये कट के आएगा 20 अपॉन 30 इंटू 3 दैट इज 2 वोल्ट। बस हो गया सवाल। Q कितना आएगा, C 5 माइक्रोफैरड इंटू 2, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम या फिर 10 माइक्रो कूलम। कोई रॉकेट साइंस भाई, इसके अक्रॉस निकाल रहा हूं तो 20 ऊपर नीचे टोटल सीरीज में। अब देखो यहां पर ये KCL KVL ये सारी चीजें लिख के दे रखी हैं। KCL में क्या बोलते हैं भाई हम लोग, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, किसी भी नोड पर या जंक्शन पर समेशन ऑफ ऑल दी करंट इक्वल टू 0, या फिर हम कहते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और ये किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, मल्टी स्टेटमेंट में आ सकते हैं कि KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी, कुछ भी लिख के दे सकते हैं वो लोग, है ना। अगला है KVL। KVL क्या बोल रहा है, किसी भी क्लोज लूप में जो समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब जितना वोल्टेज राइज होगा समेशन ऑफ वोल्टेज राइज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप, जो भी लिखना है, यही कहानी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, साइन कन्वेंशन का पता होना। आई होप तुम्हें साइन कन्वेंशन पता है। साइन कन्वेंशन में देखो यहां मैंने लिख के तो दिया है पर मैं इसे डायरेक्टली समझाता हूं। देखो मेरी भाषा में मैं ये कहता हूं कि देखो ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस R, ठीक है, और इसमें से करंट I इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस है R और तुम्हारा करंट इधर से इधर आ रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं
कि मैं सर्किट को ट्रेस करना चालू कर रहा हूं इधर, दोनों ही कंडीशन में, तो इसमें आएगा तुम्हारा -IR और इसमें आएगा +IR। तुम इधर चल रहे हो, तुम्हारी और करंट की डायरेक्शन सेम, तो -IR, तुम्हारी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट, तो +IR। दूसरा बैटरी वाला, देखो बैटरी में, देखो ये E वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं या फिर ये E वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं। अगेन मैं जो मेरी ट्रेसिंग कर रहा हूं, मैंने बोला मैंने इधर से चलना चालू किया ऐसे, चाहे नीचे वाला हो चाहे ऊपर वाला हो। अब यहां पर तुम्हें क्या ध्यान देना है, ये टर्मिनल पे ध्यान देना है। जिस टर्मिनल पे तुम लैंड करोगे एंड में, देखो प्लस से माइनस पे जाके पहुंच गए तो मैं लिखूंगा माइनस, और यहां से देखो ऊपर चढ़ गए तो प्लस। यही था कन्वेंशन। अब छोटी छोटी थियोरेटिकल पॉइंट है, एमीटर, वोल्ट मीटर, इनको भी लगे हाथों निपटा लेते हैं। पॉइंट है एमीटर। एमीटर क्या होता है? करंट मेजरिंग डिवाइस है। एमीटर क्या है? करंट मेजरिंग डिवाइस है। इसे हमेशा कहां लगाते हैं? सीरीज में। कहां लगाते हैं? सीरीज में। एमीटर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? रेजिस्टेंस होना चाहिए एज लो एज पॉसिबल, छोटे छोटे से पॉइंट, और आइडियल जीरो। आइडियल जीरो। रेजिस्टेंस को, सॉरी, एमीटर को बनाया कैसे जाता है? हाउ एन एमीटर इज फॉर्म? तो हम इसे बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से एमीटर यदि बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हमें एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। ये गैल्वेनोमीटर है, ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस RSH, और ये कैसा होना चाहिए? लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? एमीटर बन जाएगा। यस और नो? अगला है तुम्हारा यहां पर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की क्या कहानी है फिर? वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करता है। अच्छा, इसको पैरेलल में लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? हाई होगा। आइडियल का क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, देखो हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं कहां पे? सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के, तो तुम्हारा ये बन जाएगा बराबर। यस? हाँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिंग डिवाइस है। वो सिर्फ सेंस करता है कि करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, बस उसी की मदद से ये एमीटर और वोल्ट मीटर बने हैं। अब देखो क्या होता है, यहां पर कुछ ऐसे अलग टाइप के अतरंगी सवाल। क्या होगा यदि वोल्ट मीटर को मैंने सीरीज में जोड़ दिया? देखो वोल्ट मीटर को यदि मैंने सीरीज में जोड़ दिया तो क्या होगा? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये करंट को ऑलमोस्ट जीरो बना देगा। ये करंट को ऑलमोस्ट क्या कर देगा? जीरो बना देगा। ऐसे ही यदि एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या होगा? तो सर्किट को शॉर्ट कर देगा भाई, एमीटर से पूरा करंट फ्लो करेगा। फिर अगला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कहानी क्या है कि यदि हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? R है, यदि मैं इसमें से I करंट फ्लो कराता हूं फॉर टाइम T, फॉर टाइम T, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी T समय में, वो आएगी तुम्हारी कितनी? I² RT। ये है तुम्हारा जूल का नियम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस पे बहुत समय से सवाल नहीं आया है, ड्यू है। अब इस साल आ जाए, उसके अगले साल आ जाए, पता नहीं, बट ये वेट कर रहा है, इसका वेटिंग में नंबर चल रहा है। वेटिंग से कब फिर RAC होगी और RAC से कंफर्म आ जाएगा। चलो, तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं। अब देखो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, वो बेसिकली क्या है ना, इस बेसिस पर है कि जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं। भाई जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पे चलना है। जैसे रेजिस्टेंस और, सॉरी,
तुम्हारे पास रेजिस्टेंस और करंट है तो तुम आई स्क्वायर आर टी लगाओ, सीरीज में है तो आई स्क्वायर आर टी लगाओ, पैरेलल में है तो वोल्टेज ड्रॉप पता होगा तो तुम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी लगाओ। ये वी आई टी कब लगाएंगे? जब करंट और पोटेंशियल दोनों चीजें पता हो, रेजिस्टेंस ना पता हो। और ये क्या है? तो ये पावर इंटू टाइम है। सिंपल फॉर्मूले हैं। ये साल आ गया मेरे को ऐसा, मैंने पता नहीं, मैंने पेपर ही नहीं, ध्यान याद ही नहीं आ रहा इस बार के सवाल कौन कौन से हैं। मैं रोज कोशिश करता हूं लेकिन क्या है, एक बार पेपर देना मेरे को। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर यूनिट होती है, 1 यूनिट जो हम नॉर्मली घरों में बोलते हैं, तो वो क्या होता है? 1000 वैट को 1 घंटे तक यदि हमने चलाया तो तुम्हारी 1 यूनिट बनती है। और ये 1 यूनिट ही 1 किलोवाट आवर कहते हैं, जो इक्विवेलेंट होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। इंस्ट्रूमेंट वाले सवाल जूनियर क्लास 9-10 में कराते हैं इन सवालों को। वही आया था कि एक घर में 150 वैट का पंखा है, 100 वैट इलेक्ट्रिक केटल का आया था। अब ये इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले, भाई एनर्जी में से टाइम को हटा दोगे तो तुम्हारी पावर बन जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब, ये देखो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। बल्ब में क्या होता है? बल्ब में 2 चीजें जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। बल्ब जो है ना, नॉर्मल तुम्हारा रेजिस्टेंस का सवाल बन जाएगा कब? पहली बात ध्यान रखना, बल्ब में गिवन होता है रेटिंग, और जो रेटिंग गिवन होती है वो होती है पोटेंशियल ड्रॉप एंड पावर के टर्म्स में। मतलब जैसे तुम्हारे पास में एक बल्ब दिया है 100 वैट 200 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि यदि इस बल्ब के अक्रॉस 200 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिला, 200 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिला, तो ये 100 वैट कंज्यूम करेगा, 100 वैट कंज्यूम करेगा। और बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है, बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस वैट के पावर के। जितना ज्यादा पावर अपने इस फिजिक्स के यहां के सवालों के लिए, वैसे वो ल्यूमिनस से देखा जाता है प्रैक्टिकली, हाँ, लेकिन हमारे लिए नॉर्मल जो सवाल है उसमें वैट से देखेंगे। ठीक है, फिर हाँ हाँ, नहीं देखो इसको ऐसे समझो, मैंने क्या बोला, बल्ब में ये चीज गिवन है, तुमको यहां से सवाल को कन्वर्ट करना है रेजिस्टेंस के सवाल में। कैसे? तो तुम्हारे पास P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो तुम्हारे बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो V कितना दिया मैंने? 200 इंटू 200 अपॉन P कितना है? 100, तो कितना आ गया? 400 ओम। तो पावर जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, और पावर जितनी कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। ठीक है, बहुत बेसिक टाइप के सवाल होते हैं। तुम सिर्फ बल्ब को कन्वर्ट कर लो किसमें? रजिस्टर में। उसके बाद तुम्हारा केसीएल केवीएल के ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, कुछ और अलग नया नहीं होता है। अब जैसे देखो यहां पर एक सवाल दिया गया है, देखो सवाल क्या है, 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो भैया देखो ये 100 ओम का मान लेता हूं और ये वाला मैंने 200 ओम का मान लिया और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम इन गिवन टाइम। अब देखो यहां पर जो है ना, दोनों में करंट अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में क्या होगा? सेम होगा। इसमें भी V और इसमें भी V। तो अब हम यहां पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे P बराबर V स्क्वायर अपॉन R का। तो भैया P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, तो P 100 डिवाइडेड बाई P 200 कितना आ जाएगा? R 100 नीचे और ये R 200 ऊपर, मतलब 200 डिवाइडेड बाई 100, आंसर इज 2:1। ये कॉन्सेप्ट कब कौन सा लगाना है, सबसे बड़ी समस्या यही होती है बच्चों को, सर आई स्क्वायर आर क्यों नहीं लगाया? अरे भाई आई तुम्हें पता ही नहीं है, क्यों लगा लोगे? और करंट दोनों में अलग अलग है, तो एक पैरामीटर को तो सेम करना पड़ेगा ना।
एक पैरामीटर तुम्हें सेम करना होगा। अगला सवाल देखो, देखो ये वाला सवाल आ गया कैटल वाला। अब ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को लिंक किया गया करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। सवाल क्या है, एन इलेक्ट्रिक कैटल टेक्स 4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो भैया सिंपल सा सवाल है, वाटर बॉयल कैसे होगा, तो जो हीट एनर्जी है और किसके बराबर हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। बोलो बात सही है क्या। अब हीट एनर्जी क्या होगी, एम एस डेल्टा थीटा, ये आ गया एम एस डेल्टा थीटा, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, तो देखो वोल्टेज करंट दिया है मतलब मैं वी आई टी लगाऊंगा। अरे भाई पोटेंशियल दिया है, करंट दिया और टाइम तो पूछा ही है। तो अब एम कितना है, पानी है तुम्हारा एक किलोग्राम। अब एस कितना, तो ये होता है 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा थीटा 20 और बॉइलिंग वाटर 100, तो 100 में से 20 गए तो 80। पी कितना दिया है 220, आई दिया है 4 और टाइम निकालना है। अब देखो यहां पर सवाल सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग तक है, हो सकता है स्टीम भी कन्वर्ट करा देता, तब क्या करते, एम एस डेल्टा थीटा और प्लस एम एल, पर एम एल में एल तुम्हें 540 जो याद होगा वो कैलोरी में होगा। जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और यही होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और यही होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये याद होगा तो ही सवाल सॉल्व होगा। तो अब देखो मेरे को यहां पे करना टी, बोलो टी कितना आ जाएगा फिर, एक जीरो से एक जीरो निपटा दो, 4 से काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो ये 11 और ये 2 निपट लेगा, 11 को डिवाइड करना 4200 में, बोलो 11 22, 11 3 33, 3 7 और 2 9, 0 90, 11 8 88, 2 0, 11 एकम 11, 381 सेकंड मान लेते हैं, 381 सेकंड, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसमें, 380 डिवाइडेड बाई 60, 0 से काटो 0, 6 छंग 36, 2 0 6 3 18, 6.3। अब ये अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखो, आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट कम है, सवाल ही ज्यादा है, कॉन्सेप्ट तो लास्ट में है। एन अननोन रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद 5 ओम रजिस्टर। सवाल क्या है, एक अननोन रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है 5 ओम के पैरेलल में। तो मैं किधर बना दूं, मान लेता हूं मैंने यहां बना दिया, ये है 5 ओम और इसके पैरेलल में एक अननोन लगा दिया भाई मैंने, और ये हो गया तुम्हारा आर। फर्दर बोथ आर कनेक्टेड टू अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट इन पैरेलल टू बोथ, मतलब इसी के पैरेलल में तुमने क्या लगा दी, 10 वोल्ट की सप्लाई लगा दी। वेरी गुड। इफ पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट इज 30 वैट, पूरे सर्किट में जो पावर डेसिपेटेड हो, पावर जो डेसिपेट हो रही है वो है तुम्हारी 30 वैट पूरे सर्किट की। देन द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर, कैसे करूं, अब देखो ये पावर है ये करंट है, तो मुझे टोटल सॉरी पावर है और वोल्टेज है तो मुझे करंट मिल जाएगा कितना, आई बराबर 3 एम्पियर, सही बात है ना, P बराबर वी आई, तो 3 एम्पियर, मतलब यहां से जो करंट निकलेगा वो 3 एम्पियर निकलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 10 वोल्ट है वो यहां पर भी 10 वोल्ट होगा और यहां पर भी 10 वोल्ट ही होगा। तो अब 10 वोल्ट है, ये 5 ओम है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली बता सकता हूं कि इस जगह पर कितना करंट आएगा, 2 एम्पियर, V बराबर आई आर 10 और 5, तो करंट कितना आएगा 2 एम्पियर। यदि 2 एम्पियर यहां गया तो यहां कितना गया 1 एम्पियर, और यदि यहां 1 एम्पियर है तो फिर रेजिस्टेंस कितना आएगा, V बराबर आई आर से R बराबर आएगा 10/1 दैट इज 10 ओम। ये पावर डेसिपेटेड के सवाल आसान रहते हैं, बस एक दो स्टेप
V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, देखो V बराबर आई आर, P बराबर पी आई, या आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाई आर। ये चार फॉर्मूले को लगातार अदल बदल के लगाना होता है। अगला सवाल देखो, 9 ओम में 36 वैट है। इसका डायग्राम पहले मैं बना लेता हूं। यहां पर है मेरे पास में 9 ओम, फिर मेरे पास यहां दिया गया है 6 ओम, और फिर मेरे पास यहां दी गई है बैटरी, और ये दिया गया है 2 ओम का रजिस्टर यहां पर। ये V वोल्ट है। कि पावर डेसिपेटेड इन 9 ओम रजिस्टर इन द सर्किट इज 36 वैट। 9 ओम में यहां पर दिया गया है 36 वैट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, तो यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये सवाल है। ऑप्शन 4, 8, 10, 2। अरे तेरी, मतलब ये तो हटेगा ही नहीं। चलो इसको साइड में रख लेते हैं तब तक। हाँ भाई बोलो क्या होगा। देखो ये पावर से तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप मिल सकता है, करंट मिल सकता है, दोनों चीजें मिल सकती हैं। तो जैसे मान लो मैं दोनों चीजें लगाऊं, तो P बराबर क्या लगाओगे, आई स्क्वायर आर। तो पावर है 36, करंट तुम्हारा अननोन, रेजिस्टेंस कितना 9, तो भैया आई कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 का रूट 2 एम्पियर। तो यहां से तुम्हें पता लग गया कि यहां से जो करंट आएगा वो आएगा 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर का करंट तुम्हारा फ्लो हो रहा है 9 ओम से, अर्थात यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 18 वोल्ट का। तो नीचे भी 18 का ही आएगा। तो नीचे करंट कितना आएगा फिर, आई बराबर 18/6 मतलब 3 एम्पियर। तो 2 और 3 मिला के टोटल 5 एम्पियर करंट यहां से चलेगा। तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। सवाल खत्म। इतना ही सवाल रहता है ये। वोल्ट ऑप्शन नंबर। ओरली मतलब उसी सर्किट पे पेन चलाना है तुम्हें बस। अब देखो यहां पर एक सवाल है, एक 100 वैट 200 वोल्ट का बल्ब हमने 160 वोल्ट की सप्लाई से लगाया। ये लगाया बल्ब, सप्लाई कितनी है 160 वोल्ट। बल्ब कितने का है 100 वैट 200 वोल्ट। सवाल क्या बोल रहा है, पावर कंजम्पशन कितना होगा। बहुत हलवा सवाल है, लेकिन फिर भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। मैंने क्या बोला, बल्ब का सवाल मतलब रेजिस्टेंस कितना आएगा, V स्क्वायर बाई पी। 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया 400 ओम का रेजिस्टेंस। तो पावर फिर कितनी आ जाएगी, पावर फिर से आ जाएगी V स्क्वायर बाई आर। क्यों, वोल्टेज दे रखा है 16, सॉरी 160, 160, 160, रेजिस्टेंस है तुम्हारा 400। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा कितना, 2 जीरो तो कट गई, 4 चौका 16, 16 चौका 64 वैट। तुमने एक बात ऑब्जर्व करी इस सवाल में, वो क्या है, यदि तुमने, अब देखो इसमें हो सकता है सवाल थियोरेटिकल पूछ ले। कैसे, व्हेन अ बल्ब इज कनेक्टेड टू लोअर सप्लाई एज रेटेड, देन द पावर कंजम्पशन विल बी लोअर, हायर, रिमेन सेम, एटसेट्रा। ठीक है, नॉर्मल सवाल बन सकते हैं। अभी आधा ही हुआ है हमारा अभी तक। देखो ये एक पीवाईक्यू सवाल है, तुमने देखा होगा इसको, बल्ब के बेसिस पर पीवाईक्यू है ये। क्या है, 6 सिमिलर बल्ब लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है V वोल्ट की बैटरी से। सवाल पढ़ो क्या सवाल है, रेशो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन, पहला जब सब बल्ब जल रहे हैं, और दूसरा कब
जब दो सेक्शन ए से और एक सेक्शन बी से जल रहा है, तो भाई देखो जब सब जल रहे हैं इसका रेजिस्टेंस आर मान लेता हूं, तो ये हो गया R/3, ये भी कितना हो जाएगा R/3, और दोनों सीरीज में, तो R/3 और R/3 का सीरीज कितना आएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/3। तो अब क्या पूछा है, पावर कंजम्पशन, तो भैया R इक्विवेलेंट पता है, पोटेंशियल पता है, तो P कितना आएगा V²/2R/3, तो 3V²/2R पहले केस में पावर कंजम्पशन। कब, जब सब बल्ब जल रहे हैं। लेकिन उसने क्या बोला अगली लाइन में कि सेक्शन ए से दो ही जल रहे हैं और सेक्शन बी से एक ही जल रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अब जो सर्किट है उसमें क्या हो रहा है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, और फिर एक बल्ब ये है, और ये तुम्हारी कहानी है इस प्रकार से। तो अब क्या हो जाएगा, ये R, ये R, ये R, तो R/2 और प्लस R मतलब 3R/2। अब पावर कंजम्पशन क्या आएगा, V² डिवाइडेड बाई R, तो 3R/, और दोनों का क्या चाहिए, रेशो, तो भैया P1/P2 कितना आएगा, पहले केस में 3V²/2R, दूसरे केस में है 2V²/3R। नंबर देख लो, R R गया, V² गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 9/PYQ है। आता होगा, इस तरह के सवाल और बन सकते हैं। बल्ब जल रहा है मतलब उसका रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, और नहीं जल रहा है इसका मतलब वो फ्यूज हो गया, और फ्यूज हो गया मतलब यहां से करंट आगे नहीं जाएगा। अब देखो ये केवीएल पर बेस्ड सवाल है। सवाल क्या है, सवाल ये है कि यहां पर कौन सी इक्वेशन सही है। मैं एक बार सर्किट को यहां पर फिर से बना देता हूं। R, ये E1, ये R1, ये है E1 R1, ये है तुम्हारा E2, ये है R2। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, करंट उसने खुद से दिए हैं I1 I2, बस इतने ही। तो अब देखो यदि ये इधर से I2 चला, इधर से I1 चला, मतलब इसमें से इधर जाएगा I1 प्लस I2। अब तुम्हें यहां पर लगाना है KVL, और KVL लगा के चेक करना है कौन सी इक्वेशन इसमें से सही है। तो हम यहां पर कितने KVL लगा सकते हैं, 3। पहले इस लूप में लगा सकता हूं, चलो इस लूप में लगाते हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, यहां से शुरू कर रहा हूं मान लो, तो माइनस टाइम्स R और I1 प्लस I2, फिर यहां से लौट के मैं इधर आऊंगा, तो माइनस I1 R1, क्योंकि मेरी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, और प्लस E1 बराबर 0 है क्या, देखो ये, तो E1 माइनस I1 R1 और माइनस R I1 प्लस I2, देखो यहां पर ये मैच तो कर रहा है लेकिन प्लस I1 R1 है, तो ये तो काम की नहीं है। अगली लिख लेते हैं हम, मान लेते हैं मैं इस लूप में लगा दूं हाँ, तो कितना आ जाएगा, जैसे मान लो मैंने यहां से शुरू किया, तो कितना आएगा E2, फिर आएगा माइनस I2 R2, फिर मैं यहां से गया इधर आया, तो ये आएगा माइनस E1, क्यों, प्लस से माइनस गया, और करंट के अपोजिट है मतलब प्लस I1 R1 बराबर 0 है क्या, देखो ये वाला कहीं, E2 माइनस I2 R2 माइनस E1 और माइनस I1 R1 है, जबकि हमारा प्लस आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है, देखो ये भी नहीं है, और ये कौन सा नहीं था हमारे पास, ये वाला नहीं था, तो पॉसिबिलिटी है बी और डी में से। लेकिन दो तो केवीएल लग गए हमारे, अब कौन सा केवीएल और लगा सकता हूं मैं, पूरे आउटर में, तो आउटर में लगाऊंगा तो यहीं से शुरू करूंगा, तो फिर से आएगा माइनस R और I1 प्लस का I2, आगे आ जाओ, आउटर आउटर में चलूंगा तो प्लस आएगा E2, माइनस आएगा I2 R2, खत्म, इक्वल टू 0। अब ये कहीं दिख रहा है क्या,
E2 मैच ही नहीं कर रहा, E2 माइनस I2R2 माइनस RI1 प्लस I2 है क्या कहीं? यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो माइनस E2 तो फिर ये प्लस हो जाएगा, या तो टाइपिंग एरर हुई है कहीं ना कहीं, ये शायद माइनस गलती से यहां लग गया है, कुछ तो गलती हुई है, टाइपिंग एरर, इक्वेशन एक भी मैच नहीं कर रही है। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है जल्दबाजी में टाइपिंग एरर में कुछ हो गया हो मुझसे, बट इक्वेशन ये बनेगी। देखो यहां से चला मैं E2 माइनस I2R2 और यहां से आएगा माइनस RI1 प्लस I2, इक्वेशन तो यही बनेगी, मैच भले ही ना करे। अगला देखो, इस तरह के सवाल तुमने देखे होंगे काफी। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम इसमें क्या करते हैं, इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, VA फिर माइनस, यहां पर 2 एम्पियर का करंट दिया, सर्किट दिख ही नहीं रहा होगा, मैंने इसको तो बनाना ही भूल गया। देखो सवाल ये है कि यहां से चला मैं 2 ओम का रजिस्टर, फिर ये है तुम्हारी 3 वोल्ट की बैटरी, फिर ये है तुम्हारा 1 ओम का रजिस्टर और ये पॉइंट है VB, ये है 1 ओम, ये है 3 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है VA और यहां से करंट जा रहा है 2 एम्पियर। बोलो कहानी कैसे शुरू होगी, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो VA माइनस 2 इंटू 2 4, फिर प्लस माइनस तो माइनस 3 और फिर माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस VB बराबर 0, तो कितना आ जाएगा, VA माइनस VB बराबर आ जाएगा 9, 4 और 3 7 और 2 9, सिंपल है, आंसर आया ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ रहा हूं, अब देखो ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक सवाल है, मुझे सर्किट फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारा दिया गया है R1 रेजिस्टेंस, ये दिया गया है R2 रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये एक रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास में 2 ओम का, फिर यहां पर तुम्हें एक बैटरी दे रखी है और यहां पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर उन्होंने बोला है 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहां पर बोला है 2 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉइंट है तुम्हारा B, यहां से तुम्हारा 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, ये वाला पॉइंट है C और ये वाला पॉइंट है A, ये है 1 वोल्ट, ये R1 है, ये R2 है बस, और ये वाला पॉइंट है C। उन्होंने हिंट दे रखी है खुद से सवाल में, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, सवाल में हिंट खुद से दे रखी है, क्या, इन द सर्किट शो इन द फिगर इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट A इज टेकन टू बी 0, A पे क्या है, A पे यदि 0 है तो B पर कितना होगा, तो उन्होंने देखो ACDB नाम दे रखे हैं, तो हमको ऐसे ही चलना है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो यदि यहां पर 1 एम्पियर इधर जा रहा है और इधर 2 एम्पियर जा रहा है, इसका क्या मतलब है, इधर से एक आ रहा होगा, तभी ऐसा संभव है। अब देखो ये 2 इधर गया, ये 2 इधर गया, तो यहां से ये 2 एम्पियर जा रहा होगा, इसमें से एक इधर चला गया और एक 1 एम्पियर इधर गया होगा, तो लूप कंप्लीट। अब यदि मैं यहां से देखूं तो क्या होगा, यहां पर 0 है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट C पे, उन्होंने C पे पूछा ही नहीं है। अब यहां पर देखो इसके अक्रॉस कितना वोल्ट ड्रॉप होगा, 2 वोल्ट, तो यदि 2 वोल्टेज का यहां ड्रॉप और यहां पर 1 वोल्ट है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, 3 वोल्ट। अब यदि यहां 3 वोल्ट है, यहां 2 वोल्ट है, तो यहां कितना होगा, 1 वोल्ट, प्लस या माइनस, प्लस 1 वोल्ट, खत्म सवाल। सेम इसी तरीके से तुमको क्लासेस में सिखाया होगा, है ना, हाँ PYQ है, बिल्कुल सिमिलर एक सवाल और है जिसमें -1 वोल्ट आता है, बिल्कुल सिमिलर है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डेटा बदलता है। अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी क्या है, 4 रजिस्टर PQRS टाइप का हम बनाते हैं, एक ऐसे
यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। बोलो, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, एक रजिस्टर इधर लगा दिया, 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 यहाँ पर बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक बटन भी लगा दिया, P Q R S। तो बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S यदि है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्शन तो दिया ही नहीं पूरा। हाँ, अरे तुम यहाँ क्यों, यहाँ आर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से कनेक्ट, अरे इन दोनों का ले लो चाहे इन दोनों का ले लो, एक ही बात होती है भाई। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, P अपॉन आर बराबर Q अपॉन S, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा, तो ये बैलेंस कंडीशन कब बनेगी, जब वो रेजिस्टेंस का रेशियो सेटिस्फाई होगा, तो उस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आएगा, जीरो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, जीरो नहीं सेम। इसे यदि मैं A मान लूं, इसे मैं B मान लूं, तो भैया VA बराबर क्या हो जाएगा, VB। ये बेसिक छोटी छोटी चीजें। और दूसरी चीज, एक और चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है, गैल्वेनोमीटर और सेल की लोकेशन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस पर देखो, पहला सवाल है, अभी भी बहुत बचा है, बाप रे, 9:45 बज गए। हाँ, three resistances P, Q, R each of 2 ohm and unknown resistance S form the four arms of a V-stone bridge। मतलब तुम्हारे पास ये एक रजिस्टर तुमने ऐसे बनाया, एक रजिस्टर तुमने ऐसे बनाया, एक रजिस्टर तुमने ऐसे बनाया और एक रजिस्टर तुमने ऐसे बनाया। अब इनमें से 3 तो 2 ओम के ही हैं और एक अननोन है S। हाँ, उसने बोला कि जब तुमने 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया एस के पैरेलल में लगाया 6 ओम, तो ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस। ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस। तो तुम्हें बताना है एस की वैल्यू। तो भैया देखो, ब्रिज बैलेंस है, मतलब 2/2 बराबर 2/S पैरेलल टू 6। यहां पर यदि मैं सॉल्व करता हूं, 2 से 2 कट गया, इसको इधर ले जाऊंगा तो 6S/6 प्लस S बराबर 2। ये कैसे लिखा मैंने, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चला जाएगा, 2 से 2 कटने पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो S पैरेलल 6 को हमने 6S/6 प्लस S और इक्वल टू 2 इधर का है ही है। अब यहां पर क्या कर लो, 2 से काट लो तो ये 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3S बराबर 6 प्लस S, तो 2S बराबर 6, तो S बराबर आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कर सकते हैं, PYQ है ये भी। अगला है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड एक डिवाइस जो कंडक्टर के अननोन रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के काम में आता है। इसकी कहानी क्या है, इसमें होते हैं 3 कॉपर की स्ट्रिप ऐसे, ए, फिर एक बीच में गैप, ये वाली होती है बी जहां पर ये 3 पॉइंट कनेक्टेड, फिर ये वाला होता है सी। यहां पर ये कनेक्शन के लिए, और इसमें 1 मीटर लंबी वायर यहां पर कनेक्ट होती है, और बीच में यहां पर तुम्हारा कौन कनेक्टेड है, चौकी गैल्वेनोमीटर से। इसके साथ में और क्या कनेक्शन दिए रहते हैं, यहां पर एक रेजिस्टेंस और यहां पर एक अननोन। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है तुम्हारा R, वो अननोन है। उल्टा इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर है, यहां पर यदि मैं इस लेंथ को LX मान लूं या L मान लूं सिंपल, तो ये लेंथ कितनी आएगी यहां से इधर की 100 माइनस। बैलेंस कंडीशन में कहानी क्या बनेगी, R अपॉन L बराबर X अपॉन 100 माइनस L। बोलो कहानी यही है ना। अब इसमें क्या है, कुछ चीजें की कंपोनेंट्स। कहानी ये है, जो वायर है वो हमारी 1 मीटर लंबी होती है और ये किसकी बनी होती है, मैग्नेन या कॉन्स्टेनन या नाइक्रोम। क्यों ऐसा करते हैं, हाई रेजिस्टेंस और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट के कारण। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फिर मीटर स्केल, वुडन की या मेटेलिक स्केल होती है जो वायर के पैरेलल चलती है। कॉपर स्ट्रिप, थिक और कंडक्टिंग मेटेलिक स्ट्रिप होती है। क्यों होती है, टू मिनिमाइज द इंटरनल रेजिस्टेंस। रीजन क्या है, तो ये है कि मीटर ब्रिज में ये मोटी क्यों लगाई जाती है, तो ये रीजन है। रेजिस्टेंस बॉक्स, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू अननोन। अननोन रेजिस्टेंस वो तो जिसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर और जॉकी जो बैलेंस पॉइंट के लिए काम में आता है। बैटरी और की, इतने कंपोनेंट होते हैं इसमें जो मैंने यहां पर तुम्हें बताए हैं। इसमें तुम्हारे उसमें सर्किट बना होगा ना, ये वाले सवाल अभी क्या इतना टाइम नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर बहुत लंबा खिंच जाता है। उसको मैं कवर ही नहीं कर पाया। 90 ऑलरेडी 96 पेजेस हो चुके थे। इस ये 100 से, ये 99 से आगे नहीं चलता, तो पेजेस ही खत्म हो गए थे। इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वो शुरुआत में ही कराना था, लेकिन मैंने बोला कि पहले इंपॉर्टेंट को करा देता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है ना, उसमें थ्योरेटिकल सवाल है, उसमें लेने जाऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फॉर्मूला है I बराबर NE/VD, सीधा सीधा 2-3 फॉर्मूले उनको याद कर लो। अभी हर चीज संभव नहीं है, अभी भी यहां पर भी बहुत सारी चीजें मेरे को छोड़नी पड़ेंगी। अब जैसे ये सवाल है, देखो क्या सवाल है, अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंसेस अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। ठीक है, अननोन यहां पर x है, यहां पर r है, r बराबर 10 ओम है। which divides the bridge wire in the 3:2 ratio. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire. सवाल को ध्यान से पढ़ो और फिर से देखो क्या है, क्या सवाल है ये। एक रेजिस्टेंस वायर को हमने लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया है, तो यहां पर तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस है। ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंसेस अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, तो राइट गैप में 10 ओम है। तो अब तुम्हारा कहानी क्या आ जाएगी, x अपॉन L बराबर R अपॉन 100 माइनस L। तो x कितना आ जाएगा, R L R अपॉन 100 माइनस L बराबर। लेकिन उसने क्या बोला, ये 3:2 के रेशियो में कर रहा है, तो भैया 3:2 का रेशियो कैसे बनेगा, तो 3 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 100, मतलब कितना आ जाएगा, 3/5 इंटू 100 मतलब 60। तो बची हुई कितनी आ जाएगी, 40। तो L जो है वो तुम्हारा 60 है। तो यहां से देखो x बराबर आ गया 60, R कितना है 10 ओम अपॉन 40। 0 से 0 काटो, 4 से काटोगे 15, तो ए अननोन आ गया 15 ओम। लेकिन तुमसे क्या पूछा है, वो 15 ओम नहीं पूछा, तुमसे पूछा है कि यदि उस वायर की जो अननोन है उसकी लेंथ 1.5 मीटर है, तो 1 ओम देन द लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस। तो भैया देखो 1.5 मीटर का रेजिस्टेंस कितना आया, उल्टा लिख दिया मैंने, 15 ओम रेजिस्टेंस आया, तो तुम्हारी लेंथ है 1.5 मीटर।
तो 1 ओम आएगा तो कितना आएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 15, कितना आंसर आ जाएगा, पॉइंट से 0 कर दो तो 1/10, 1/10 का मतलब 10 की पावर बिल्कुल आराम से। चलो अगला है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्या होता है भाई, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हम कहते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब भी हम सेल को ड्रॉ करते हैं तो ये इसके साथ में स्मॉल आर इस प्रकार से बनाते। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगेन थियोरेटिकल पॉइंट, पहला है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे, तुम इतना दिमाग में रखो, R बराबर रो एल अपॉन ए। तो सोचो लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ गई उनके बीच में तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में क्या होगा, इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा। एरिया को, एरिया बढ़ाने से क्या होगा, एरिया वहां बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है जो वहां पर नॉर्मल आते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हम एक्चुअली में चार्ज और डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कहानी ये है कि देखो यदि तुम्हारे पास में ये आर लगा है और ये तुम्हारा एक सेल और ये इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस ई स्मॉल आर, ठीक है, और इसमें से हमारे पास में मान लेते हैं आई करंट जा रहा है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा तो ये बनेगा V बराबर E माइनस का आई आर बराबर। लेकिन यदि यहां पर कहानी ये है कि एक बड़ी बैटरी मान लेते हैं E नॉट और इससे हमने ये इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, ये है E, ये है R, और इस बार देखो क्या हो रहा है, करंट इधर जा रहा है तो ये इसे चार्ज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये सेल इसे चार्ज कर रहा है। तो जब ये सेल इसे चार्ज करेगा तो अब यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा वो बनेगा V बराबर E प्लस आई आर। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, डिस्चार्ज वो चार्ज। डिस्चार्ज चार्जिंग पता कैसे लगती है, तो भैया देखो इस सेल में से करंट बाहर आ रहा है तो मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है, इस सेल में करंट अंदर जा रहा है तो ये चार्ज हो रहा है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इस पे क्या है ना, ग्राफ वगैरह भी पूछ सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरे भाई किसी के बीच में बनवाएगा ना P और R, हाँ भाई तुम्हें या तो ये या फिर ये। अब मुझे इस इक्वेशन को एडजस्ट करता हूं मैं, तो इसको मान लो जैसे ये वाली इक्वेशन को करता हूं तो V बराबर ये हो जाएगा I इंटू आर प्लस का E। तो ये Y M X प्लस C, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है, ये क्या आएगा E, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये R ये V।
a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery? देखो सवाल को पढ़ो, 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5। तो भैया मैंने बना दी यहाँ पे, देखो जैसे ऐसे बना दी, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है 8 वोल्ट, ये है 0.5 ओम, इसको हम चार्ज कर रहे हैं। एक रजिस्टर लगाया है इसमें 15.5 का और एक लगाया है बैटरी ऐसे, ये है 15.5 ओम और ये है 100। सवाल क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, मतलब यहां पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो जाहिर सी बात है ये चार्जिंग हो रही है तो V बराबर क्या आएगा I प्लस IR। तो पहले तो I निकालना पड़ेगा, तो I कितना आएगा भाई, तो टोटल 120 माइनस 8 अपॉन 16, ये क्या, अरे टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में 16, 15.5 और आधा, और पोटेंशियल कितना है, ये 8 वोल्ट इसमें से खा जाएगा, तो 120 में से 8 गए तो 112, ये 16, 16 का भाग दो, पांच दिखा तो कट सकता है क्या, 16 की टेबल में आ रहा है क्या ये, चलो 4 से तो कटेगा, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 3 4 8 32, 4 से काटोगे 7 एम्पियर का करंट आ गया। तो V कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, E 8 प्लस 7 इंटू 0.5, तो कितना आएगा 3.5 और 8 11.5 वोल्ट, खत्म। अगला है a set of n equal resistor of value R each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R. The current drawn is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery. Then the current drawn from the battery. ये बॉटल नहीं चाहिए भाई। Then the current drawn from the battery becomes 10I. देखो सवाल क्या, सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर्स, R वैल्यू वाले n रजिस्टर्स हैं, उनको हमने सीरीज में लगा दिया। देखो ये अब कुछ कितने भी हों, इसको हमने लगाया बैटरी से जिसकी वैल्यू है E। तो अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है अच्छा इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस और लगा, ठीक है, इस बात को मत भूलना, ये R, वो भी R ही है। तो करंट ड्रॉन कितना है I, तो I कितना आएगा, तो I आएगा E अपॉन एन आर प्लस आर, क्यों, R N तो ये रजिस्टर है प्लस एक इंटरनल भी तो है, तो I आएगा E अपॉन एन आर प्लस आर, ये आएगा E अपॉन आर और N प्लस 1। ये कब, जब सीरीज में लगाया। अब हमने क्या किया, इन N को हटाया और इनको पैरेलल में लगा दिया सेम बैटरी से। तो देखो ये R, ये R, ये R, लेकिन लास्ट में ये बैटरी और ये वाला। तो अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या हो जाएगा, इन सब का तो आ जाएगा R/N। तो अब जो करंट आएगा, मैंने बोला I डैश बराबर आएगा E डिवाइडेड बाई R/N प्लस का R। तो I डैश कितना आ गया, ये N जाएगा ऊपर, तो NE अपॉन R प्लस का NR, तो NE अपॉन R और N प्लस का 1, ये है I डैश। अब यदि तुम ध्यान से यहां पर देखो तो E अपॉन R N प्लस 1 किसके बराबर है, I के। तो मतलब इतने वाले डेटा को तो मैं I लिख सकता हूं, तो I डैश आया है N टाइम्स I, यस और नो। लेकिन उसने बोला है कि अब जो करंट है वो 10I है और हमने क्या माना था I डैश। तो भैया देख लो, तो वैल्यू ऑफ n, तो I डैश को हम क्या लिख दें 10I बराबर है NI, तो I से I कैंसल, तो n बराबर कितना आ गया 10।
हो सकता है एग्जाम में तुम्हें सवाल में 5i दे दे, तो n की वैल्यू 5 आएगी। सॉल्व नहीं करना है अगली बार, यही टाइम बचाता है तुम्हारा यदि तुमने पहले किए हुए हैं तो। अब है भैया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन और अनआइडेंटिकल कॉम्बिनेशन, चार। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब तुमने ये लगाया ऐसे, ठीक है, ये है E1, ये है R1, ये है E2, ये है R2 अप टू सो ऑन, ये तुम्हारा है En और ये है तुम्हारा Rn। तुमने इसे जोड़ा है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। तो कहानी क्या बनेगी? कहानी ये बनेगी कि जो E इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा E1 प्लस E2 प्लस अप टू सो ऑन En। और यदि आइडेंटिकल सेल होंगे तो n टाइम्स E हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहां पर जुड़ेगा। तो मैं आइडेंटिकल की केस में यदि बना दूं तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा NE, R इक्विवेलेंट आ जाएगा NR। तो यहां से जो करंट तुम्हें मिलेगा वो कितना मिलेगा? NE अपॉन NR प्लस का कैपिटल R। ये आइडेंटिकल सेल मैंने लगाए तो क्या होगा, ठीक है, तो ये करंट मिलेगा। अब इसमें क्या, एनआर और आर के बेसिस पर कंडीशन बनती है। देखो क्या, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, देखो पहली कंडीशन ये है कि यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से कम है तो तुम्हारे पास में जो टोटल करंट आएगा वो E बाई आर हो जाएगा, और वो एक सेल जितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसी के बराबर है। इसलिए series combination of cell is not beneficial to us when the external load resistance is very small। यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमें फायदे का सौदा नहीं है। तो पूरे कहानी की एक ही बात ये काम की है जो थियोरेटिकल सवाल में फ्रेम कर सकते हैं। अगला, दूसरी हमने क्या मानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो देखो हम जब क्लास में कराते हैं ना तो एग्जाम्पल ले लेके कराते हैं, फिर याद कराते हैं। अभी क्या है, अभी उतना टाइम नहीं है, तो अभी हम सीधे पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तब क्या होगा। तो अब उस समय जो एक सेल का करंट आएगा उसका n गुना करंट बन जाएगा। तो अब ये हमारे लिए काम का है कब, सीरीज कब काम का है, सीरीज काम का है जब R जो है वो क्या है, बड़ा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो पैरेलल में जाहिर सी बात है इसका उल्टा होगा, लेकिन हम एक बार करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहानी क्या बनेगी भाई, ये तुम्हारा E, ये तुम्हारा R, ये तुम्हारा E, ये तुम्हारा R, ये तुम्हारा E, ये तुम्हारा R, ऐसे हमने लगा दिए डॉट डॉट, और लास्ट में एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया। मैं एक बार देख लूं मैंने N लिया है या M लिया है, N ही लिया है। चलो अब देखो क्या हो रहा है, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो मतलब E इक्विवेलेंट कितना आएगा, E ही आएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आएगा, R बाई, लेकिन इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, E डिवाइडेड बाई R बाई N प्लस का कैपिटल R। अब इसका एनालिसिस करना है मुझे, तो एनालिसिस कैसे करूंगा भाई, पहली कंडीशन कि यदि एक्सटर्नल लोड बड़ा है और इंटरनल छोटा है, तो पैरेलल में यदि एक्सटर्नल बड़ा है तो तुम्हारा कहानी ये बेनिफिशियल होगा क्या, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक सेल का करंट और सब का करंट सेम आ रहा है, इसलिए ये नॉट हेल्पफुल। लेकिन यदि हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल से, तो इस कंडीशन में तुम्हारा करंट जो है वो n टाइम्स बढ़ जाएगा, इसलिए ये वाला हमारे लिए बेनिफिशियल है। आसान है। सीरीज का फायदे का, सीरीज फायदे का है R इज ग्रेटर देन NR, और पैरेलल कब फायदे का है, R बाई N बड़ा है कैपिटल R से।
एक सेकेंड, हम पहले बात कर रहे हैं आइडेंटिकल सेल के कॉम्बिनेशन की। तो देखो सेल लगाए मैंने, आइडेंटिकल है, ये E1 E2 लिखा लेकिन है E, तो सबका जोड़ोगे तो N ही आएगा टोटल, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा NR। तो जो करंट आएगा ये प्लस ये भी तो है ना एक, तो I बराबर टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये NR प्लस R। अब मुझे इसको एनालाइज करना है, ये फायदे का सौदा कब है। तो हमारे पास दो ही कंडीशन बनती है, कौन कौन सी, या तो NR बड़ा हो R से, या NR छोटा हो R से। तो इन दोनों को ही एनालाइज करना है। देखो पहली कंडीशन की एक्सटर्नल रोल छोटा है, छोटा है तो ये फायदे का सौदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो इसका रीजन है कि N सेल मिलके जितना करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना एक सेल कर रहा है। अब सोचो क्या ये असर्शन रीजन का सवाल बन सकता है, पोटेंशियल है इसमें बनने का। हाँ अब एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जब तुम्हारा एक्सटर्नल बड़ा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो अब ये फायदे का सौदा बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि करंट N गुना हो गया। रीजन हर जगह वही है, करंट N गुना होना, या N सेल का करंट और एक सेल का करंट सेम होना। फेल कर रहा है तो क्यों फेल कर रहा है, फेल कर रहा है तो इसलिए फेल कर रहा है कि N सेल का करंट और एक सेल का करंट सेम है। और पास कर रहा है मतलब बेनिफिशियल है, तो कब बेनिफिशियल है, जब N सेल का करंट एक सेल का N गुना हो जाए। ठीक है, अब देखो ये पैरेलल में आ गए हम लोग, तो वही इक्विवेलेंट क्या आएगा, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम है, तो ये E ये E ये E सब E आएगा, ये R R R, तो R इक्विवेलेंट R बाई N बन जाएगा। अब यहां पर जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है तुम्हारा R बाई N का। तो अब मेरा कंपैरिजन R बाई N एंड कैपिटल R जो एक्सटर्नल लोड है उसमें होगा। तो हमने फिर से कंपेयर किया, तो अब देखो इस बार एक्सटर्नल बड़ा है और ये छोटा है, तो हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं हुआ, मैंने कट कर दिया इसको, ये फायदे का सौदा नहीं है। फायदे का कब है, पैरेलल फायदे का तब है जब एक्सटर्नल छोटा हो। पैरेलल फायदे का कब है, जब एक्सटर्नल छोटा हो, यही मैंने इसमें लिखा है। देखो सीरीज कब फायदे का, जब एक्सटर्नल बड़ा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, और पैरेलल कब फायदे का, जब एक्सटर्नल छोटा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब इसलिए हम लोग आते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन पे। अब मिक्स कॉम्बिनेशन की कहानी क्या है कि हम क्या करते हैं, ये पहला सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, अप टू सो ऑन, और ये लगा दिया मैंने nवां सेल एक लाइन में। और ऐसी हम कितनी लाइन बनाते हैं, ऐसी हम कितनी लाइन बनाते हैं, ऐसी हम बनाते हैं M लाइन, और लास्ट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ध्यान समझना, N सेल्स इन अ रो, एक रो में N सेल है, और M सच रोज, ऐसी रोज कितनी है M। तो टोटल E इक्विवेलेंट कितना आएगा, E इक्विवेलेंट आएगा NE। क्यों, एक लाइन का जितना होगा सब उतना ही होगा, लेकिन R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो देखो एक लाइन का आएगा NR, और ऐसी M लाइन तो NR अपॉन M, तो R इक्विवेलेंट आएगा NR अपॉन M। तो जो टोटल करंट यहां से निकलेगा वो आएगा NE डिवाइडेड बाई NR अपॉन M प्लस का कैपिटल R। तो अब जो हमारा एनालिसिस होगा उसमें किसको हम देखेंगे, NR अपॉन M का कंपैरिजन होगा कैपिटल R से। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये तो अब फायदे और नुकसान की बात से ऊपर उठ के आ गए हम लोग, क्योंकि मिक्स कर दिया है। तो जो हमारा मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हो सकता है
वो आ सकता है ME/2R या NE/2 कैपिटल आर। आर कैपिटल वाला कौन सा? अननोन रेजिस्टेंस। और स्मॉल आर कौन सा है? इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का। एम क्या है? एम है नंबर ऑफ रोज और एन क्या है? नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल का ले लो सबका सेम है। और कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। तो तुमसे इसमें डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है मैक्सिमम करंट के लिए तो ये, या फिर यहां से तुम्हारे पास नॉर्मल करंट के लिए। अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है, अनआइडेंटिकल दो सेल यदि हमने पैरेलल में लगाए हैं तो क्या होगा? कैसे सेल? अनआइडेंटिकल मतलब एक सेल है तुम्हारा E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरा सेल है E2 और इसका है R2। इसको यदि मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया तो क्या होगा? E1 R1, E2 R2, ये है कैपिटल R। तो इसको हम रिप्लेस जब करेंगे ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखना। ये है कैपिटल आर तुम्हारा एज इट इज, ये है E इक्विवेलेंट और ये है R इक्विवेलेंट। तो जो E इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा E1/R1 प्लस का E2/R2 होल डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/। पर इसमें पोलैरिटी का ध्यान रखना है। जैसे इसको यदि मैंने इधर कर दिया तो ये E2 क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब इसको और इसको कैसे बनाया उसके बेसिस पर। अब देखो मैंने इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो भैया सब प्लस है बराबर। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R। इस पे सवाल पूछा जा चुका है, फिर से पूछने की उम्मीद है। जैसे मैंने यहां पर ये सवाल दिया है जो इसी पर बेस्ड है, बस मैंने डायग्राम नहीं दिया है। इसके बाद सिर्फ पोटेंशियोमीटर बच रहा है। अब पोटेंशियोमीटर कराने लायक हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं बची है। चलो, टू बैटरीज, वन ऑफ EMF 18 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड अदर ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ अ वोल्टमीटर V is connected in parallel to both the batteries it will record a reading। मतलब E इक्विवेलेंट चाहिए, तो E इक्विवेलेंट का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या है? E1/R1 प्लस E2/R2 होल डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। तो बोलो E1 18 2 18/2 प्लस दूसरा कितना है 12 और 1 1/2 प्लस 1/1। चलो सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 9 प्लस 12, नीचे आएगा 1/2 प्लस 1 3/2, 12 और 9 21 और ये 3 और ये 2, कितना आ गया? 14 वोल्ट। ठीक है, कर सकते हैं क्या? अब यदि एक आधा सवाल होगा तो भी मैं छोड़ दूंगा, नहीं पोटेंशियोमीटर ही। अब पोटेंशियोमीटर क्या है? तो ये वोल्ट मीटर का इंप्रूव वर्जन है। अब इसमें कहानी क्या चल रही होती है तुम्हारी? एक तुम्हारे पास में 10 मीटर लगभग लंबी वायर होती है जिसको इस प्रकार से यहां पर 8 से 10 मीटर लंबी वायर हम कहते हैं। इसके साथ में क्या कनेक्शन दिया रहता है? यहां से तुम्हारे पास में एक बैटरी और एक की और एक रियोस्टेट। इस रियोस्टेट को तुमने यहां पे कनेक्ट किया रहता है। इसके बाद ये जो पॉइंट है तुम्हारा A पॉइंट, यहां से क्या हो रहा होता है? एक सेल यदि कंपैरिजन के लिए चाहिए और इसको फिर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके यहां पर बराबर, यही कहानी होती है। यदि सिंगल्स
ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैलेंसिंग के लिए। जब हम शुरुआत में इसको सर्किट को ऑन करने से पहले प्रैक्टिकलिटी चेक करते हैं कि भाई यहाँ प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे ये वाला सेल ई है, ये वाला E1 है, तो ई ग्रेटर देन E1 लेना है हमें। तो यहाँ पर ये सर्किट में करंट को इनिशियल स्टेज पे काम करता है। रियोस्टेट एक तरह का रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं, जो हर समय हम सर्किट में लगाते हैं ना, एक छोटा रेजिस्टेंस, ताकि करंट एकदम से एक्सट्रीमली बढ़ ना जाए, इसलिए होते हैं ये। तो कंडीशन ई ग्रेटर देन E1 होना चाहिए। फिर दूसरा, इधर का जो सेल है इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी इस पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई यदि ये तुम्हारी पोटेंशियोमीटर वायर है, ये क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर जो 10 मीटर लंबी हमने बनाई थी, उसको जब हमने इससे कनेक्ट किया था, चलो इसी को ऐसे रहने देते हैं, तो हमारे पास में यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब है पर यूनिट लेंथ, कोई भी चीज हो वो। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब जितनी लेंथ तुम्हारी बढ़ती जाएगी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस बढ़ेगा। पॉइंट ए से हम शुरू कर रहे हैं और पॉइंट यहां तक हम लोग जा रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसमें बहुत गहराई में अभी नहीं उतरने वाला हूं क्योंकि इतना टाइम अभी है ही नहीं। पहला है कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो देखो इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। कौन कौन से दो तरह के सवाल बनते हैं भाई? एक तो डायरेक्ट तुम्हारा बनता है E1/E2 बराबर L1/L2। अब ये जब लिया जाता है तो इसमें ध्यान रखना कि जो तुम्हारा एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियोमीटर के मेन सर्किट में जो E है, ये तुम्हारा E1 से भी बड़ा होना चाहिए और E2 से भी बड़ा होना चाहिए, तभी ये सर्किट काम करेगा, अदरवाइज। ऐसे ही इसमें एक और आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मेथड। कौन सी आती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब इसमें क्या होता है, दो सेल को एक साथ जोड़ते हैं। तो पहला एक सपोर्टिंग में, सेल्स सपोर्टिंग ईच अदर, और सेल्स अपोजिंग ईच अदर। इस कंडीशन में क्या होता है, सेल्स सपोर्टिंग का मतलब है दोनों का पोटेंशियल जुड़ जाएगा E1 प्लस E2, और अपोजिंग का मतलब है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर कहानी ये आती है कि E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2 जो आएगा वो आएगा L1/L2, बैलेंसिंग लेंथ। सपोर्ट कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ, अपोज कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ। लेकिन इसमें सवाल पूछ लिया जाता है E1/E2 कितना आएगा? फिर E1/E2 आएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। बराबर किया होगा तुमने भी ये सवाल। अभी तो जैसे मैंने मीटर ब्रिज में भी एंड करेक्शन और वो सब चीजें होती है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में कराते हैं एंड करेक्शन कितना आएगा, अल्फा बीटा वो लेते हैं। तुमको कराया क्या? नहीं कराया? हो सकता है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। उनको भी लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं कराया होगा। खैर, तो ये दो हो गए। इसमें भी कंडीशन यही है कि E मस्ट बी ग्रेटर देन E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 से बड़ा होगा तभी पोटेंशियोमीटर काम करेगा। अगला है, अच्छा सवाल, सवाल क्या कह रहा है देख लो। In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of second cell? तो भैया मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है E1/E2 बराबर L1/L2। तो पहला EMF कितना है 1.25, दूसरा तो मैं निकालना है। बैलेंसिंग लेंथ पहले है 35, बाद में है 63, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो E बराबर कितना आएगा 1.25 इंटू 63 अपॉन 35।
कैसे कैंसलेशन कर सकता हूँ? पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 7 से काटोगे 7 नाम 63, 5 7 5 35, 500, 125 चौका 9/4 मतलब 2.25। कैलकुलेशन है बेसिक। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगला सवाल देखो। A potentiometer wire 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. The balance point obtained are 50 और 10. तो L1 तुम्हारा है 50 और L2 है तुम्हारा 10 फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर इन टू केसेस। तो रेशियो ऑफ ईएमएफ, तो E1 अपॉन E2 क्या आएगा फिर? 50 प्लस 10 अपॉन 50 माइनस 10, 60/40, दैट इज 3/2। मतलब ये कॉन्सेप्ट पता है तो ही तुम कर सकते हो, क्योंकि E1 अपॉन E2 जो आएगा वो तुम्हारा L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। जो प्लस है वो सपोर्टिंग है, ये सपोर्टिंग अपॉन अपोजिंग सब है। ये सपोर्ट करेंगे तो लेंथ ज्यादा आएगी, अपोज करेंगे तो लेंथ कम आएगी। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो इसमें भी एक डायग्राम बनाते हैं, लेकिन मैं अभी डायग्राम नहीं बना रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है, सवाल में तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक देता हूं। ये फॉर्मूला है R इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो L1 हमेशा बड़ा होगा L2 से, दैट्स इट, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। तो तुम्हें बड़ा रजिस्टर ऊपर डालना है, छोटा रजिस्टर नीचे डालना है। कौन क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है। और पोटेंशियोमीटर के सवाल में एक रेजिस्टेंस दिया होगा जिसपे वो लेंथ दी होगी, ठीक है, दैट्स इट। एक्चुअली देखो ये सवाल तुम्हें उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। जो L1 और L2 है ना, देखो क्या, a potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of a given cell. The main battery used across the potentiometer wire has an EMF 2 volt and negligible internal resistance. ये मेन कौन सा है? जो पोटेंशियोमीटर वायर से जुड़ा होता है वो मेन सर्किट होता है। उसके बाद क्या बोला है? The potentiometer wire itself is 4 meter long when the resistance R connected across the given cell has values of infinity or 9.5 ohm. The balancing length of the potentiometer wire are found to be 3 meter और 2.85 मीटर। तो इन्फिनिटी पे 3 मीटर और 9.5 पे 2.85 मीटर। इसमें जो कैपिटल R है वो कौन है? यही है वो। द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना। R L1 अपॉन L2 माइनस 1। R कितना है? 9.5 इंटू L1 बड़ी लेंथ 3, छोटी लेंथ 2.85 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे 9.5 इंटू, अब देखो इसको एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 0.15 अपॉन 2.85। अब यहां पर पॉइंट ने मारा पॉइंट को, 15 से कटेगा क्या? हाँ, 15 एकम 15, यहां 15 एकम 15 कितना बच गया? 1 3 5, 15 नंबर 135, 19 से काट दो इसको भाई, 19 5 जा 95, तो आंसर आएगा 0.5 ओम, है क्या? ऑप्शन नंबर सी। और इट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब मुझे मालूम है कि मैंने I इक्वल टू एन ई ए वी डी जे बराबर I अपॉन ए, दैट इज एन ई वी डी, वो सारी चीजें नहीं कराई हैं। हाँ हाँ हाँ, पर अभी क्या है ना, मुझे जो अभी इंपॉर्टेंट लगा और जो कम से कम समय में सम अप कर सकते थे हमने वो कंप्लीट किया है। इनको आपको खुद से देखना पड़ेगा, कुछ चीजें तो आपको अपने एंड पे देखनी पड़ेंगी, वो इनमें से यही है, ठीक है। चलो तो यहीं रुकते हैं हम लोग, सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। अगला मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म वाला सेक्शन हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे।